1947 में न्यू मैक्सिको में एक रेडियो ऑपरेटर को अज्ञात स्रोत से एक संकेत मिलता है। वह अपने सहयोगी से पुष्टि करता है कि अजीब बर्स्ट हो रहे हैं। वह जांच करने के लिए निकलता है, लेकिन जहां संकेत आ रहे थे वहां कुछ नहीं मिलता। अचानक उसका कुत्ता कुछ देखने पर झपटता है जिसे केवल वो देख सकता है। वह पीछा करता है और एक सफेद किरण से मारा जाता है और फिर कभी नहीं दिखता। अंटार्कटिका 2003 एक अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों ने परमाफ्रॉस्ट में मिली एक वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं जो बर्फ की सतह से नीचे दबी है। यह क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए वे नासा से संपर्क करते हैं। इस बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जूलियन राहम क्रिप्टोलॉजी पर व्याख्यान देते हैं, भावना की भूमिका बताते हैं। वह बताते हैं कि सभी संचार भाषण पर निर्भर नहीं होते, जैसे जानवरों में। व्याख्यान में एक छात्र उनके साथ फ्लर्ट करता है। कक्षा के बाद जूलियन को विश्वविद्यालय के चांसलर और वैज्ञानिक बेकहम बुलाते हैं और एक असहज बातचीत के लिए तैयार होते हैं। हालांकि चांसलर को छात्र के साथ जूलियन के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वह जूलियन को अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र में हाल की खोज के बारे में सूचित करते हैं। नासा के एक उपग्रह ने बर्फ के नीचे एक अजीब संरचना का पता लगाया है जो लगभग 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी है। इसके अलावा वस्तु से एक रेडियो संकेत भी प्रसारित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने संकेत का एक स्पेक्ट्रोग्राम तैयार किया है और इसे विश्वविद्यालय भेज दिया है। चांसलर इसे जूलियन को सौंपते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी में विश्वविद्यालय के प्रमुख विशेषज्ञ हैं। जूलियन स्पेक्ट्रोग्राम का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक अत्यधिक शक्तिशाली संकेत है। लगातार धड़कनें इसे एक कोडेड संदेश बनाती हैं। यह एक बीकन जैसा है, लेकिन मौजूदा मानव प्रौद्योगिकी से अधिक शक्तिशाली। फॉकलैंड द्वीप समूह की प्रयोगशाला को भी वही संकेत मिला और इसे अमेरिका को भेजा। जूलियन को अंटार्कटिक अनुसंधान आधार पर भेजा गया। तूफानी उड़ान के दौरान चालक दल का रवैया उन्हें चिंतित करता है, खासकर जब वे स्वीकारते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे तूफान में कुछ नहीं देख सकते। हालात के बावजूद विमान सफलतापूर्वक उतरता है। जूलियन शोध स्टेशन के निचले स्तरों पर उतरते हैं, जहां उनका स्वागत स्टाफ सदस्य नायला ओल्सन द्वारा किया जाता है। उनके प्रतिबंधित उड़ान मौसम के दौरान आगमन से चकित होकर वह समझाती हैं कि वे सतह से 20 मीटर नीचे हैं। स्टेशन में एक आनुवंशिक लैब और बागान है। वह जूलियन को कर्मी क्षेत्र तक ले जाती है, लेकिन वह पहले खोज को देखने की जिद करते हैं, खासकर जब से उनके पुराने परिचित डॉ एलेक्सी जेराहा उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। एलेक्सी जूलियन को उस खोज के पास ले जाते हैं जो अभी भी बर्फ के ब्लॉक में बंद है। तापमान कम रखने के प्रयासों के बावजूद बर्फ आश्चर्यजनक दर से पिघल रही है। जूलियन का मानना है कि उन्होंने जो तकनीक खोजी है वह मानवता के पास वर्तमान में मौजूद किसी भी चीज को पार कर जाती है। एलेक्सी को बुला लिया जाता है, जूलियन को वस्तु के साथ अकेला छोड़ते हुए। उसकी ओर आकर्षित होकर जूलियन बर्फीले ब्लॉक को छूता है और अपने जीवन की हाल की घटनाओं के दृष्टांत देखता है। उसके हाथ में एक शक्तिशाली स्टैटिक चार्ज महसूस होता है। पूरी तरह से उबरने से पहले वह जीव विज्ञानी केट ब्रेकर द्वारा बाधित हो जाता है, जो उसकी पूर्व प्रेमिका है। यह स्पष्ट है कि उनका ब्रेकअप कठिन था और केट अपनी दूरी बनाए रखती है। वह जूलियन को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है, उसे चेतावनी देती है कि स्टेशन पर महिलाओं के बीच सद्भाव को बाधित न करे। जूलियन इसे हंसकर टाल देता है। आराम करने के लिए लेटे हुए जूलियन अपने हाथ में एक अजीब सी सनसनी महसूस करता है और जीवंत अव्यवहारिक छवियों के सपने देखता है। अनिश्चित होकर जागते हुए वह फिर से वस्तु को देखने का निर्णय लेता है। गलियारे के साथ वह गीले पद चिन्हों को देखता है और उनका अनुसरण करता है, एक अलौकिक उपस्थिति के निकट आने का अनुमान लगाता है। अचानक पृथ्वी और अंतरिक्ष से विदेशी प्राणियों की दृष्टि उसके मन में चमकती है। वह चीखता है और जाग जाता है। नीला उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित करती है और फिर उसे उन बागानों में ले जाती है जहां जेनेटिकली संशोधित पौधे उगाए जाते हैं। नीला कपड़े उतारकर ग्रीन हाउस में प्रवेश करने से पहले पूर्ण शरीर की कीटाणु शोधन प्रक्रिया पूरी करती है। अंदर केट और आनुवंशिक वैज्ञानिक माइकल स्ट्रॉप पहले से ही काम कर रहे होते हैं। जूलियन तुरंत केट के साथ माइकल की बातचीत से जलन महसूस करता है। हालांकि केट जूलियन का ध्यान वापस काम पर केंद्रित करती है, उसे उनके परियोजना की महत्वता की याद दिलाती है। अमेरिकी सरकार ने एक अंतरिक्ष उपनिवेश कार्यक्रम के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्त पोषण प्रदान किया है और आनुवंशिकी इस पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस बीच सरकार में चर्चाएं जूलियन के अतीत और उपलब्धियों पर केंद्रित होती हैं। यह पता चलता है कि वह एक नासा प्रोजेक्ट में सबसे होनहार विदेशी शिकारी में से एक था। फंडिंग बंद होने पर उन्होंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब नासा प्रोजेक्ट के सभी सदस्य एलेक्सी, केट और जूलियन एक साथ अंटार्कटिका की लैब में हैं। जूलियन सिग्नल डिकोड करने में जुटे हैं। ब्रेक के दौरान वे ग्राहम से मिलते हैं, जिन्होंने सिग्नल का पता लगाया था। वे विदेशी मूल की संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन जूलियन संशय रखते हैं। फिर जूलियन टीम के साथ लंच पर जाते हैं, जहां एलेक्सी उन्हें स्टेशन के क्रू से मिलाते हैं, जिसमें पायलट भी हैं जो खराब मौसम के कारण फंस गए हैं। जूलियन सवालों का सामना करते हैं, माइकल के अनमित्र स्वभाव को देखकर। तीक्ष्ण बुद्धि के साथ जूलियन माइकल की टिप्पणियों का उत्तर देते हुए आनुवंशिकी वैज्ञानिक को नम्र करता है। समूह तेजी से पिघलते बर्फ के खंड का दौरा करता है। जूलियन गणितीय व्याख्या के लिए सीधे संकेत प्राप्त करने हेतु एक एंटीना लगाने का सुझाव देता है। प्रयोग करने के बाद वह डिकोडिंग फिर से शुरू करता है, यह अनुमान लगाते हुए कि संकेत की शुरुआत एक चेतावनी जैसी लगती है। नासा में
विश्लेषक नए संकेत की तुलना 1947 में न्यू मैक्सिको में पता लगाए गए संकेत से करते हैं। दोनों पैटर्न समान हैं। निदेशक का आदेश होता है कि जूलियन को शामिल किया जाए और उनके पर्यवेक्षक बेकहम को मुख्यालय बुलाया जाता है। इस बीच अंटार्कटिका स्टेशन पर एक जोरदार धमाका क्रू को बाधित करता है जब बर्फ का टुकड़ा टूटकर उसके समर्थन से गिर जाता है। वैज्ञानिक घटना स्थल पर दौड़ते हैं और एक अजीब संरचना जो एक प्रागैतिहासिक सीप की तरह दिखती है को खोजते हैं, जो मजबूत विद्युत निर्वहन जारी कर रही है। ये शायद उल्कापिंड नहीं हो सकता, क्योंकि उल्कापिंड रेडियो सिग्नल नहीं भेजते। इसके बजाय ये एक अंतरिक्ष यान का ब्लैक बॉक्स प्रतीत होता है जो गलती से पृथ्वी पर उतर गया है और तभी से एक चेतावनी सिग्नल प्रसारित कर रहा है। जूलियन खोज की प्रकृति को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दावे संदेह के साथ मिलते हैं। एक पर्यवेक्षक कैप्सूल की सतह पर एक दरार की ओर इशारा करता है और इसे खोलने का सुझाव देता है। केट संभावित वायरसों के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन माइकल तर्क देते हैं कि प्रयोगशाला की रोकथाम की उपाय पर्याप्त होंगी। इस बीच बेकहम व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। केट कैप्सूल खोलने के बारे में चिंता व्यक्त करती है, यह सोचते हुए कि मानवता एलियंस की तुलना में निएंडरथल जैसी हो सकती है। फिर भी वह स्वीकार करती हैं कि इंसान इस तकनीक से कुछ सीख सकते हैं। टीम सीप खोलने के लिए प्रयोग शुरू करती है। बेकहम सिग्नल की पुनरावृत्ति के बारे में सुनकर विदेशी हस्तक्षेप के खतरों के बारे में एक सिद्धांत पेश करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि एक सोवियत परमाणु पनडुब्बी पहले ही अंटार्कटिका की ओर जा रही है। स्टेशन पर एलेक्सी टूटे हुए ब्लॉक की सामग्री का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि यह पत्थर नहीं बल्कि कार्बन आधारित मिश्र धातु जैसा है। जूलियन नीला को समझाते हैं कि कंप्यूटर सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। नीला का सुझाव है कि यह प्रक्रिया किसी कुंजी वाली पहेली के समान है। इससे जूलियन को एक विचार आता है और वह एक संदेश डिकोड करता है जो वस्तु को न खोलने की चेतावनी देता है। वे तेजी से हैंगर की ओर दौड़ते हैं, जहां वे देखते हैं कि वैज्ञानिक कैप्सूल को खोलने में सफल हो गए हैं। एक अजीब विदेशी तरल पदार्थ बाहर निकलता है। संपर्क में आने पर एक टीम के सदस्य की मौत हो जाती है। एक विस्फोट होता है जिससे बगीचे की बिजली कट जाती है। जीवित बचे दल के सदस्य फिर से इकट्ठा होते हैं और संख्या गणना करते हैं। मृत वैज्ञानिक को छोड़कर सभी का पता चलता है। जूलियन और केट टॉर्च लेकर कैप्सूल के खुले हुए अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण करते हैं और अंदर एक एलियन का स्वरूप देखते हैं। अचानक महिलाओं में से एक अस्वस्थ महसूस करती है और तेजी से मर जाती है। यही भाग्य कई अन्य लोगों पर भी लागू होता है, जिससे संदेह होता है कि एक वायरस रिलीज हो गया है। व्हाइट हाउस में रूसी पनडुब्बी बेड़े के कमांडर ने रिपोर्ट दी कि जहाज कम से कम 4 वॉरहेड स्टेशन पर लॉन्च करने के लिए तैयार है। आक्रमण के खतरे को बेअसर करना अत्यावश्यक है। स्टेशन पर बचे हुए लोग एलियन को वीडियो कैमरों से देखते हैं और समझते हैं कि वायरस अंदर से बाहर की ओर हमला करता है। वे संकट संकेत भेजते हैं, लेकिन तूफान उसे बाधित कर सकता है। समूह को यह एहसास होता है कि वे भी संक्रमित हो सकते हैं और मुख्य भूमि पर लौटना संभव नहीं है। कुछ को उम्मीद है कि वे प्रतिरक्षा हो सकते हैं, क्योंकि सभी तुरंत नहीं मरे। जूलियन बागानों को बंद कर हैंगर की सुरक्षा का सुझाव देता है, लेकिन माइकल इसका विरोध करता है। जब समूह में बहस होती है तो एलियन कैप्सूल से गायब हो जाता है। जूलियन लापता एलियन को खोजने के लिए निकलता है। वह दूसरों को हथियार खोजने, बागानों की बिजली काटने और सहायक सेक्शंस में आपातकालीन लाइट्स चालू करने का निर्देश देता है। माइकल घबरा जाता है और एलेक्सी सुझाव देता है कि हमें यह सोचने के बजाय कि एलियन को खोजें तो क्या करें, इस पर ध्यान दें कि वह चीज हमारे साथ क्या कर सकता है। जूलियन तब एलियन को छुपा हुआ देखता है और कोई नुकसान न होने का आश्वासन देते हुए उसे बाहर लाने की कोशिश करता है। अंततः प्राणी जूलियन के सामने प्रकट होता है और अपनी पृथ्वी तक की यात्रा, उसकी मानसिक स्थिति साझा करता है। तभी खोजी दल की आतंकित चीखें गूंजती हैं जब वे जूलियन को एलियन के पास देखते हैं। पुरुषों में से एक घबराकर गोली चला देता है, जिससे एलियन मर जाता है और कुछ नहीं रहता। जूलियन बताते हैं कि उन्हें एलियन का डर महसूस हुआ। अंततः मुख्य भूमि से संपर्क स्थापित हो जाता है। जूलियन रिपोर्ट करते हैं कि उनमें से केवल 7 लोग जीवित हैं और वे सब स्वस्थ दिख रहे हैं। उनमें से कोई भी बाहर नहीं गया है। बेकहम तब सच बताता है। वे जिस वस्तु को ढूंढते हैं वह एक सर्वाइवल कैप्सूल था, जो 1947 में रोसवेल में दुर्घटनाग्रस्त हुए कैप्सूल की तरह था। उस समय कैप्सूल ने एक SOS सिग्नल भेजा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि एलियन से खतरनाक वायरस ले जा रहे हैं, जो सौर प्रणाली को नष्ट कर सकता है। अनजाने में वायरस ने पहले ही मंगल पर जीवन खत्म कर दिया है। पृथ्वी पर वे संपर्क चाहते हुए भी जहाज नहीं छोड़ते। समाधान है स्टेशन की पूरी निष्फलता। बेकहम अनिच्छा से जूलियन को सूचित करते हैं और पास आती पनडुब्बी की चेतावनी देते हैं। माइकल मानसिक संतुलन खोकर अंटार्कटिका छोड़ने की मंजूरी मांगता है, लेकिन अन्य इसे ग्रह के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। जूलियन सभी के लिए वायरस जांच का प्रस्ताव रखते हैं। जैसे ही पनडुब्बी फायरिंग रेंज के करीब पहुंचती है, उसका चालक दल अभी भी स्थिति को प्रशिक्षण अभ्यास मानता है। स्टेशन पर टीम उनके रक्त परीक्षण के परिणामों की जांच करती है। कोशिकाएं स्वस्थ दिखती हैं, लेकिन छिपे हुए एक कोशिकीय वायरस का खतरा बना रहता है। विचार भिन्न पड़ते हैं। माइकल उन्हें भागने के लिए उकसाता है, जबकि जूलियन उन्हें खतरे की याद दिलाता है। एक गर्मागर्म बहस होती है, जिसमें माइकल के साथ शामिल एक पायलट को झड़प के बाद निराश्रित किया जाता है। जूलियन और केट तब दरवाजे पर प्रवेश लॉक को पुनः कोड करते हैं। पनडुब्बी पर
चालक दल को स्टेशन पर रणनीतिक मिसाइलों को फायर करने की पुष्टि प्राप्त होती है। केवल 18 मिनट बाकी, स्टेशन पर माइकल और पायलट एक गुप्त निकास के बारे में जानते हुए भागने की साजिश रचते हैं। वे अस्थायी हथियार बनाते हैं, वैज्ञानिकों को पराजित करते हैं, एलेक्सी और केट को चोट पहुंचाते हैं और अन्य कई को मार देते हैं। केट एक और निकास दिखाती है जिससे जूलियन उनका पीछा करता है। इसी समय पनडुब्बी गहराई तक पहुंचकर मिसाइलें लॉन्च करती है। भागते हुए माइकल और पायलट देखते हैं कि पौधे मुरझा और सिकुड़ते जा रहे हैं। संकेत है कि वायरस उनके लिए भी घातक है। पायलट आगे बढ़ने से इनकार करता है और माइकल उसे मार देता है। वह मुरझाते वृक्षारोपण के बीच दौड़ता रहता है और जूलियन नजदीक से उसका पीछा करता है। माइकल तकनीकी मार्गों में घुसता है और बाहर आता है और स्टेशन को घेरने वाली प्रकाश की एक अंधाधुंध मकड़ी के जाले जैसे खोल को खोल देता है। जूलियन उसका पीछा करता है और वह भी प्रकाश में समा जाता है, जहां सांस लेना कठिन हो जाता है। जल्दी ही वह तालमेल बैठाकर हल्की सांसें लेना सीख जाता है और खुद को स्थिर करता है, जबकि माइकल घबरा जाता है और दम तोड़ देता है। जूलियन अचानक एलियंस के साथ टेलीपैथिक संपर्क पुनर्स्थापित करता है और पनडुब्बी पर हमले की उल्टी गिनती 9 मिनट पर है। जूलियन लौटता है और बचे लोगों को समझाता है। वह उन्हें रोशनी में ले जाकर सांस लेना सिखाता है। मिसाइल के प्रहार से पहले जूलियन और अन्य 3, शैली, केट और अलेक्सी, एक एलियन यान में स्टेशन से निकल जाते हैं। पनडुब्बी के परमाणु विस्फोट से स्टेशन नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद सरकार सच छुपाने के लिए अभियान चलाती है, यह दावा करते हुए कि एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर के मेल्टडाउन से बेस नष्ट हो गया, जिसमें सभी 13 वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मारे गए। इस बीच दूसरे ग्रह के यान में इंसानिक बचे लोग सौर मंडल से बाहर निकल जाते हैं। फिल्म मौलिकता की कमी से ग्रस्त है, जिससे इसके रचयिताओं को प्रेरणा देने वाली अन्य एलियन आधारित फिल्में याद आती हैं। इसमें साहस और गुणवत्ता की कमी है। हालांकि कलाकारों के शानदार प्रदर्शन से यह बच जाती है, जो इसे अपने समय के लिए एक अच्छी कोशिश बनाता है।